Hello, good morning students. Now we are going to start our 12th class. We class 12th subject English. भाई सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 11th क्लास में तो जैसी भी पढ़ाई हुई है 12th क्लास की सिस्टमेटिक वे से हो, तो आपका सिलेबस क्या है इसके बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। देखो, आपका जो बोर्ड का क्वेश्चन पेपर होगा वो जो है 3 सेक्शंस में डिवाइड होगा। सेक्शन ए, इसे कहा जाता है रीडिंग सेक्शन। अब रीडिंग सेक्शन में इस बात का जो है एक टेस्ट लिया जाता है कि स्टूडेंट कितनी अच्छी रीडिंग करता है। हालांकि हो सकता है कि उसको सारे वर्ड्स ना आते हों, लेकिन केयरफुली और डिटेक्टिव तरीके से अगर वो रीडिंग करता है तो वो जो वर्ड्स उसको नहीं आते हैं उनके वर्ड मीनिंग भी वो अपने आप समझ लेता है। इसी को गुड रीडिंग कहा जाता है। तो गुड रीडिंग का टेस्ट लेने के लिए इसमें से दो क्वेश्चन बनते हैं, 2 पैसेज आते हैं। पहला पैसेज होता है कॉम्प्रहेंसिव पैसेज। देखो, कॉम्प्रहेंसिव वर्ड से मतलब होता है कि स्टडी वर्ड टू वर्ड। इसमें वर्ड टू वर्ड स्टडी होनी चाहिए और इसको द पैसेज इज फॉलोड बाय 9 क्वेश्चंस। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, इसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 6, ईच कंटेनिंग 1 marks इक्वल टू 6 marks। 1 word आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं। इसमें क्या जनरली सिनोनिम्स पूछे जाते हैं, अपोजिट भी पूछ लिए जाते हैं बहुत रेयरली। तो ये जो है 3 क्वेश्चन आते हैं, ये हो गए 3 नंबर के। तो ये पैसेज जो है 9 नंबर का आता है। दूसरा पैसेज ये है नोट मेकिंग एंड एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है समरी। ये आपके पहले न पढ़े हुए एक नए टाइप के जो है पैसेज आएगा, जिसको कहा जाता है नोट मेकिंग एंड एब्स्ट्रैक्शन समरी पैसेज। इसमें क्या है कि केयरफुली स्टडी कीजिए। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर टू फाइंड आउट द टाइटल ऑफ द पैसेज। सबसे पहले टाइटल का पता लगाना है। ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल के बेसिस पर आपको इम्पोर्टेंट, उसके सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंट जो सेंटेंसेस हैं, फ्रेजेस हैं, उनको सिस्टेमेटिक वे से लगाना है। ये जब इसको डिटेल में बताया जाएगा। और एक क्वेश्चन तो 4 नंबर का ये होगा नोट मेकिंग, 4 नंबर का क्वेश्चन। और दूसरा आएगा समरी राइटिंग का एब्स्ट्रैक्शन क्वेश्चन कंटेनिंग 2 marks। इस तरीके से ये पैसेज 6 marks का हो गया। तो आपका जो ये सेक्शन ए रीडिंग है ये 15 marks का होता है। ये तो बात हुई सेक्शन ए की। अब हम दूसरा पार्ट होता है क्वेश्चन पेपर का, वो है सेक्शन बी। सेक्शन बी होता है, ये राइटिंग टेस्ट होता है। राइटिंग स्किल को नापने के लिए ये टेस्ट होता है और ये जो है 25 marks का होता है ये सेक्शन। इसमें आते हैं 4 क्वेश्चन। अब जैसे 2 क्वेश्चन हो गए तो थर्ड क्वेश्चन जो होगा उसमें ऑप्शन होंगे
तो उसमें है भाई नोटिस राइटिंग, और है एडवर्टीजमेंट, और है आर्ग्यूमेंट, और बेटा इसमें और अगला ऑप्शन जो है वो है पोस्टर, और है इनविटेशन रिप्लाई। ये 50 वर्ड्स इसकी लिमिट होती है और ये 4 मार्क्स का होता है। इसमें ऑप्शन मिलते हैं 2 और इसमें से एक करना है, यानी ये 5 टॉपिक हैं, 5 में से कोई से 2 किसी 2 टॉपिक पर क्वेश्चन आएगा और उसमें से एक करना है। जो 4th क्वेश्चन है वो है रिपोर्ट राइटिंग, और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। 2 ऑप्शन होते हैं। इसकी 100 वर्ड्स लिमिट होती है, कंटेनिंग 7 मार्क्स। बेटा जो 5th क्वेश्चन आएगा वो लेटर राइटिंग। इसमें सभी फॉर्मल लेटर्स हैं आपके सिलेबस में, और ये भी 7 मार्क्स के होते हैं। इसमें भी ऑप्शन आते हैं, इसमें भी ऑप्शन आते हैं, 2 में से एक करना है, इसमें भी 2 में से एक करना है। 6 जो क्वेश्चन होता है वो है स्पीच और आर्टिकल्स। बेटा इसकी लिमिट 100 वर्ड्स होती है और ये भी 7 मार्क्स का। इस तरीके से ये 7 3 21 और 4 25 मार्क्स का आपका हो गया सेक्शन बी। अब बेटा सेक्शन सी शुरू होता है अपना। सेक्शन सी ये टेक्स्ट बुक होती है। ये जो है 2 बुक हैं, फ्लेमिंगो जो 25 मार्क्स की होती है, और इसकी दूसरी बुक है विस्टास, ये 15 मार्क्स की होती है। तो 6th 7th जो क्वेश्चन नेक्स्ट आएगा, अब फ्लेमिंगो है, इसमें पार्ट हैं प्रोज और पोइट्री। तो अब यहाँ से पोइट्री सेक्शन शुरू होता है। अब जो 7 क्वेश्चन होगा वो आएगा एक स्टेंजा फ्रॉम पोइम्स। अब इसमें क्वेश्चन होंगे 3, 2 + 1 + 1 = 4 मार्क्स। एट्थ क्वेश्चन जो होगा वो होगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, any 3 out of 4 from पोइट्री सेक्शन। पोइट्री में से ही आएंगे। आपकी 6 पोइम्स हैं सिलेबस में। 6 पोइम में से यहाँ ऑप्शन आता है स्टेंजा में,
किसी दो में से एक करना है। यहाँ पर ऑप्शन है कि जो है 4 क्वेश्चंस आएंगे, 4 क्वेश्चंस में से कोई से भी 3 क्वेश्चन करने हैं, और क्योंकि ये ईच कंटेन 2 मार्क्स, 2 × 3 = 6 मार्क्स का, इस तरीके से 10 मार्क्स की होगी आपकी पोइट्री। अब फ्लेमिंगो में से ही जो है प्रोज सेक्शन शुरू होता है। इसका क्वेश्चन आ गया आपका 9। फोर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। हाँ, इनकी वर्ड लिमिट जो है वो होती है 40 वर्ड्स ईच। अब 2 × 4 = 8 मार्क्स का हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, आंसर टाइप क्वेश्चन। वर्ड लिमिट 125 वर्ड्स होती है, 7 मार्क्स का। अब यहाँ से आपकी जो है विस्तार शुरू होती है। इसका क्वेश्चन नंबर 11 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, सेम वही 125 वर्ड्स containing 7 marks. Now 12th question, 4 short answer type question, (40 words each), और 2 × 4 = 8 मार्क्स। इस तरीके से आपका सिलेबस है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं होते। 4 आंसर, ये 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और यहाँ 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लेकिन लॉन्ग आंसर में ऑप्शंस होते हैं। बेटा ये तो हो गया सिलेबस, आपको फर्स्ट पेज पे लिख लेना चाहिए। और अब बात करते हैं कि हम जो है अपने एग्ज़ाम की तैयारी कैसे शुरू करें। 11th क्लास में आपकी कोई किसी तरीके से कोई तैयारी नहीं हुई है, इसलिए अब 12th क्लास में हम बेसिक से लेते हैं। भाई आपका रीडिंग सेक्शन है, राइटिंग सेक्शन है, बुक्स हैं। अब ये ईज़िली समझ में तब आएगी जब हमारे पास में कुछ बैकग्राउंड होगा। अब हमारे पास कुछ है, जब पढ़ेंगे, पहले से हमें कुछ आता है तो ज़्यादा समझ में आएगा, कुछ नहीं आता है तो जो है इंग्लिश आपको बोरिंग लगेगी और बहुत मुश्किल लगेगी। और मैं तो ये कहता हूँ ये इतना इजी सब्जेक्ट है कि अब 1-2 साल से तो कुछ ऐसा ही हो रहा है। उससे पहले 9 बच्चों के 100 में से 100, 10-11 बच्चों के 99 नंबर, लगभग इतने ही 98, 97, 95 से ऊपर 68 बच्चों के मार्क्स आए थे। तो ये सब क्या है भाई, हार्ड लेबर का नतीजा है। अब टीचर तो अपना काम कर देगा, ये तो स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड होता है कि वो उसको कितना गेन करते हैं, उसको अपनी पढ़ाई के प्रति कितना सीरियस होते हैं। अब देखो, आपके लिए सबसे पहले टेंस का, मॉडल्स का, प्रीपोजिशन का, और भाई कंजक्शन का, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच,
अब मोस्टली इसमें से जैसे अब कुछ अच्छे स्टूडेंट भी हैं जिनको बहुत कुछ आता है, लेकिन कम से कम आपको इतने वर्ब्स के मीनिंग 250 वर्ड्स, वर्ब्स के, वर्ड नहीं बोला, वर्ब्स के मीनिंग और उनकी फॉर्म्स अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी वर्ड्स आपके रोज़ाना जो यूज़ किए जा रहे हैं क्लास में, देखो आज तो ये 1-2-4 दिन वीडियो आएगा, उसके बाद में लाइव क्लास शुरू हो जाएंगी, अपनी तैयारियां चल रही हैं, उसमें टेस्ट भी लिया जाएगा ऑनलाइन। तो बेटा अब ये ज़्यादा नहीं, मैं तो उनसे कह रहा हूँ जो जिनको इंग्लिश बहुत मुश्किल लगती है। भाई देखो, ये कहा जाए कि ये पुअर स्टूडेंट, ये इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ये कुछ भी नहीं होता है। एक ज़्यादा पढ़ने वाला होता है, उसने पहले ज़्यादा पढ़ लिया था, जो पहले नहीं ज़्यादा पढ़ा था वो अब ज़्यादा पढ़ लेगा, सब बराबर हो सकते हैं। अभी आपके पास टाइम है, आगे चल के टाइम आपके हाथ से धीरे धीरे निकलता जाएगा, फिर आपको असंभव लगने लगेगा। कुछ नहीं है तो 25 वर्ब्स रोज़ाना लिखें, उसे भाई अपने अच्छी तरीके से उसकी जो है मीनिंग्स को याद करें 2 बार 3 बार, फिर उनकी वर्ब्स को मतलब फॉर्म्स को याद करें। तो धीरे धीरे, हो सकता है शुरुआत में आपको मुश्किल लगे, लेकिन धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा तो सब कुछ आसान लगने लगेगा। अच्छा भाई, हम यहाँ से शुरू करते हैं 10 से। अब ये क्या है, सब कुछ छोटे बच्चों की तरह तो नहीं पढ़ाया जाएगा। अब आपको टेंस की एक छोटी सी रूम में एक इन्फॉर्मेशन देने के बाद ये बताया जाएगा इनको कहाँ कहाँ कौन से टेंस को किस समय पर यूज़ करना चाहिए, और ये है बहुत ज़रूरी। अब हम यहाँ से अपना शुरू करते हैं। भाई टेंस, टाइम और टेंस, देखो हिंदी लैंग्वेज में जब हम काल पढ़ते हैं उसको टाइम बता दिया जाता है। हर लैंग्वेज की ग्रामर अपनी अलग अलग होती है, अलग अलग लोगों के द्वारा उसे बनाया गया है, कंडीशंस अलग अलग होती हैं। अब हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो टाइम और टेंस 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। भाई पूछते हैं बच्चों से कि टेंस का मीनिंग क्या है, तो हिंदी में तुरंत बताते हैं काल। काल का मतलब समय, जबकि टेंस का मीनिंग ये नहीं होता है। टेंस इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट एक्सप्लेन द टाइम एंड कंडीशन ऑफ द वर्क। देखो इंग्लिश लैंग्वेज में टेंस केवल 2 ही होते हैं और टाइम जो है इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। टेंस जो है केवल प्रेजेंट और पास्ट होते हैं, जबकि टाइम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होता है। आपको अच्छी तरीके से ये बात समझ लेनी चाहिए। देखो अब संस्कृत लैंग्वेज की बात करें तो उसमें एक वर्ब से ही तीनों रूप बदल जाते हैं। अब उन्हें संस्कृत में क्या कहते हैं, लेकिन जैसे वर्तमान काल में पठत, पास्ट में उसे जैसे भूतकाल कहते हैं, उसमें अपठत हो जाता है और वो पठिष्यामि हो जाता है फ्यूचर में। लेकिन यहाँ पर अब जैसे डू है, डू प्रेजेंट है तो डिड इसका पास्ट है, फ्यूचर इसका नहीं होता है। अब तीसरी फॉर्म है डन, तो वो भी पास्ट पार्टिसिपल होता है। भाई ये डू प्रेजेंट फॉर्म है, ये पास्ट फॉर्म है, वो पास्ट पार्टिसिपल है डन।
इसमें फ्यूचर नहीं होता है। फ्यूचर बताने के लिए हमें मॉडल का सहारा लेना पड़ता है, विल और शैल का, और जबकि ये मॉडल होते हैं। अब देखो, एक ही सेंटेंस में टेंस और टाइम दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे आई वेंट देयर टुडे। देखो बेटा, आज मैं वहाँ गया। अब वेंट तो ये पास्ट फॉर्म है, इसका टेंस है पास्ट। टेंस क्या है? पास्ट टेंस है। लेकिन देखो टाइम, देखो टुडे, ये प्रेजेंट है। क्या है बेटा? ये प्रेजेंट टाइम है। और देखो, आपने ऐसे सेंटेंस खूब पढ़े होंगे कि पहले से ही प्री डिटरमाइंड अगर कोई एक्शन है, जैसे द प्राइम मिनिस्टर कम्स हेयर टुमारो। अब ये देखो, अब यहां पर कम्स, ये तो प्रेजेंट टेंस हो गया, और टुमारो ये क्या है? फ्यूचर टाइम। टाइम कौन सा है भैया? फ्यूचर। तो वी कैन से टाइम एंड टेंस आर टू डिफरेंट थिंग्स। टाइम जो समय चल रहा है, बीत गया, आगे आने वाला है, ये एक टर्म है। और टेंस ये वर्ब की फॉर्म है। टेंस क्या है? वर्ब की फॉर्म, जो हमें टाइम भी बताती है और कंडीशंस भी बताती है। आज की क्लास हम बस इतना ही है। कल से हम जो है टेंस शुरू करेंगे। इसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहें। कोई भी रफ कॉपी हो, ज़रूरी नहीं है आपको, जो भी आपके पास में, क्योंकि अब टाइम ऐसा चल रहा है, मार्केट नहीं खुल रहे हैं, तो बेटा अपना काम भी आपको दिया जाएगा, थोड़ा ज़्यादा नहीं तो 10-15 मिनट का, 20 मिनट का। तो आप जितना काम दिया जाता है उस काम को रोज़ाना करें और पढ़ाई को एंजॉय करें। बहुत दिन आपने ऐसे गुजार दिए आराम से, अब आगे का टाइम ऐसे न गुजारें। ये भविष्य का सवाल है।